अब अगेन हम लोगों ने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में डिस्कस किया था शायद जब हम लोग पहली बार मिले थे। आप में से कोई ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में कुछ बताना चाहेगा? और फिर हम लोग इस स्लाइड को वापस से आई विल स्टार्ट शेयरिंग अबाउट इट। लेकिन आपको क्या याद है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में, वो आप एक एक करके प्लीज। मैडम मैं थोड़ा सा कुछ जो मेरे को पता है या मैंने कुछ पढ़ा भी था तो उस बारे में मैं बताना चाहूँगा। ब्लूम ने ये 1956 में संज्ञानात्मक वो उसका जो वर्गीकरण दिया हुआ था कि शिक्षा का जो स्तर है उसके हिसाब से जो मूल्यांकन के लिए एक बहुत अच्छा ये टूल हो सकता है, इस आधार पे दिया था, लेकिन वो कई सारे शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति करता है। इसके मेनली उन्होंने जो दिए थे उस समय उसके 6 चरण जो स्टेप जो है वो दिए थे। तो इसमें जो पहला स्टेप जो था वो ज्ञान या नॉलेज या समझ से संबंधित था, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन हम जब प्रिपेयर, हम लोगों ने भी विभिन्न कार्यशालाओं में इसको कोशिश भी करी है तैयार करने की। तो जो अपने समझ के आधार पे या जिसको अपन याद करके बता सकते हैं बच्चे या जो भी इनको अपन क्वेश्चन देते हैं, वो नॉलेज बेस्ड होते हैं। दूसरा उन्होंने दिया था हाँ, दूसरा समझ और इसके लिए था, नॉलेज मतलब रिमेम्बरिंग के आधार पे था, और जो समझ या अंडरस्टैंडिंग के आधार पे उन्होंने दूसरा स्टेप दिया था। तीसरा जो मतलब उसको समझ के अपने शब्दों में व्याख्या कर सकता है, अपने हिसाब से उसको एक्सप्लेन कर सकता है, तो वो समझ से संबंधित उन्होंने वो जो कौशल दिया था। और इसी प्रकार से अगला जो कौशल दिया था वो एप्लीकेशन का था, जिसमें शायद बाद में ये जो 3 आने वाले कौशल जो है उनको भी इसी में शामिल कर लिया गया था क्वेश्चन मेकिंग की दृष्टि से। जो एप्लीकेशन है वो इस तरह की हम इसको समझा है कि नए परिस्थितियों में जो सीखा गया ज्ञान है उसको अपन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो है फिर 3 चीजें जो बाद में शामिल कर दी गई थी, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन। तो जो एनालिसिस में किसी जो जानकारी को ठीक से विश्लेषण वो होता है, इसमें तो एनालाइज करना, अलग टुकड़ों में तोड़ लेना, फिर सभी टुकड़ों में आपस में रिलेशनशिप करना, इस तरह से। और सिंथेसिस में वो उन सब चीज़ों पे सारे बिंदुओं पे विचार करके कोई नए ज्ञान का या नए नॉलेज का निर्माण करना होता है। और शायद मूल्यांकन में उससे संबंधित जो भी उसके जो मूल्य हैं या जो भी उसका फायदा या नुकसान है या उसका तुलनात्मक अपन अगर किसी दूसरी चीज से तुलना करते हैं, शायद ये मूल्यांकन में अपन लोगों ने रखा था, जिसको बाद में 1999 में जो इनके जो छात्र थे ब्लूम के, लॉरेंट एंडरसन, इसके बारे में बात करी थी अपन लोगों ने। उन्होंने इसको वर्ब रूप में चेंज कर दिया था, ये 6 जो ये कौशल थे इनको। तो वर्ब रूप में जैसे उसको उनमें एक स्टेप भी उन्होंने चेंज किया था, सिंथेसिस को बाद में ले गए थे, इवोल्यूशन के को पहले रखा था उन्होंने। सिंथेसिस सबसे ज्यादा उत्कृष्ट माना गया उनके हिसाब से, लॉरेंट एंडरसन के हिसाब से। उसमें जो स्टेप थे उसको वर्ब में चेंज किया था, जैसे जो नॉलेज था उसको रिमेम्बरिंग में कन्वर्ट कर दिया, रिमेम्बरिंग में। और फिर वो जो अंडरस्टैंडिंग जो था वो कॉम्प्रिहेंशन, उसको अंडरस्टैंडिंग बोला गया उनके हिसाब से। और इसी प्रकार से एप्लीकेशन को अप्लाइंग मतलब आईएनजी उन्होंने लगा दिया था, वर्ब फॉर्म में चेंज कर दिया था। तो इस तरह की चीजें जो ब्लूम टैक्सोनॉमी में दी गई हैं, जो विभिन्न शैक्षणिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक अच्छा टूल साबित हो सकती है। मुझे थोड़ा सा ये मैडम इसके बारे में पता था, जो मैंने पढ़ा भी था इसके बारे में। थैंक यू मैडम। थैंक यू सर। अभी और आगे कौन बताना चाहेगा? हेमंत जी। जी मैम, लगभग सारी बातें जो ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में बताई गई हैं वो तपन जी ने काफी विस्तार से बता दी है। हेमंत भाई ने, महेंद्र भाई ने भैया। जी सॉरी। तो ये इसमें मूल्यांकन के दृष्टिकोण से जैसा कि बताया है अभी महेंद्र जी ने, ये 6 बिंदु थे, इनको कि 3 भागों में बांट करके हम इस पे काम कर रहे हैं अभी। मैकेनिकल, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन, इस पे अभी काम कर रहे हैं। बाकी काफी विस्तार से महेंद्र जी बता चुके हैं इस बारे में। ब्लूम ने 6 स्किल के बारे में बात की थी, जो महेंद्र भाई ने एक एक स्किल के बारे में पूरे डिटेल में बात करी कि नॉलेज हम कहीं से भी आंकड़े देते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं, उनको आंकड़ा एकत्रित करते हैं, उसके फिर उसमें हम हमारी समझ को डेवलप करते हैं कि जो आंकड़े हैं उनसे क्या समझ पा रहे हैं। फिर उन समझ का उपयोग करने की कोशिश करते हैं, अप्लाई करने की कोशिश करते हैं उसको। तो उस लेवल पे उसने एप्लीकेशन दिया था। एप्लीकेशन किया, फिर
उन आंकड़ों का एप्लीकेशन करके उसका एनालिसिस करने की कोशिश करी थी, और एनालिसिस करेंगे तो कुछ ना कुछ नई चीज बनेगी, उसको उसने सिंथेसिस में नाम दिया था। और जो आंकड़े अपन ने एकत्रित करने के पहले कुछ सोचा था कि ये हम इस चीज से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो क्या कर पाए या न कर पाए उसका मूल्यांकन करना सबसे आखिरी में पॉइंट उसने ये 6 स्टेप को लेके ब्लूम ने एक 6 स्किल दी थी कि इनके आधार पर हम कुछ भी सीख सकते हैं, और सीखने के लिए हम अपने लेवल को वहां तक समझ सकते हैं, और उनको ले आके हम यदि उनको स्टेप बाय स्टेप में हर स्टेप का प्रॉपर वे में यदि हम उसको करते हैं, तो आपने का जो ज्ञान है वो वाकई आप जो सोच के आपने उसको किया है उसको 100% आप प्राप्त कर सकेंगे। ओके, थैंक यू। आप लोगों ने नियरली आप लोगों को सारी चीजें पता है। अब अगर मैं इसको आज फैसिलिटेटर देखूं, तो हम लोग जब शुरू करते हैं तो हम पहले ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में, जैसा कि इन्होंने भी बताया था महेंद्र जी ने, कि पहले ये नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, और शायद हम लोग की पहली मीटिंग में भी बात हुई थी कि जब ये पहली बार आया था ब्लूम्स टैक्सोनॉमी तो इवैल्यूएशन एंड में था और सिंथेसिस पहले हुआ करता था। बाद में ये मॉडिफाई हुआ जहाँ पे सिंथेसिस को सबसे ऊंचे दर्जे पर रखा गया और इवैल्यूएशन उससे पहले हो गया। और अब अगर हमें इसको समझाना है किसी को, तो हम लोग एक एक करके चलेंगे। और मे बी अगर हम क्वेश्चन मेकिंग के बारे में बात कर चुके हैं, ये आई एम जस्ट गिविंग अ सिचुएशन कि अगर आपने क्वेश्चन मेकिंग के बारे में ऑलरेडी आपने ट्रेनिंग दे दी है और फिर हम इस पे जा रहे हैं, या व्हाट आर गुड क्वेश्चंस है ऑलरेडी कर चुके हैं और फिर हम इस पे जा रहे हैं, तो पहले तो हम एक एक लेवल को लेके चलेंगे कि नॉलेज या रिमेम्बरिंग में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, या नॉलेज या रिमेम्बरिंग में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं। तो जैसा कि नाम बताता है, रिमेम्बरिंग या नॉलेज, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो बच्चे अपने मेमोरी बेसिस पे जो चीज रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, बच्चे या कोई भी, उसको हम नॉलेज या रिमेम्बरिंग में रखते हैं। डेफिनेशन हो सकता है रटा रटाया, सिर्फ एक एक टर्मिनोलॉजी, वन वर्ड आंसर जैसे होते हैं कि व्हाट इज दिस कॉल्ड, और उसका आंसर कुछ भी है। सो फॉर एग्जांपल कोई रिएक्शन का नाम है, तो डेफिनेशन देके अगर पूछा गया कि रिएक्शन का नाम क्या है, तो दैट इज अ मैकेनिकल क्वेश्चन, अ रिमेम्बरिंग क्वेश्चन, जहाँ पे आप बच्चे का सिर्फ और सिर्फ उसको कितना याद है और अपनी मेमोरी बेसिस पे वो चीज रिप्रोड्यूस कर पा रहा है। तो हम ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे नॉलेज, ऐसी कंटेंट को नॉलेज या रिमेम्बरिंग में रखते हैं। अंडरस्टैंडिंग में अगर अभी यही एग्जांपल में लेके चलूं, तो अंडरस्टैंडिंग में वो कंटेंट, वो क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे मे बी आप एक एग्जाम्पल दे रहे हो, एक एक रिएक्शन दिया हुआ है जो जनरली बच्चे अपनी बुक्स, टेक्स्ट बुक्स में देखते हैं, एंड देन मे बी द चाइल्ड नीड्स टू आंसर कि ये कौन सा रिएक्शन हुआ है। तो वो अंडरस्टैंडिंग का हो सकता है, क्योंकि आप एक नॉच ऊपर लेके जा रहे हो उसी उसी कंटेंट को। आप एप्लीकेशन के बारे में हमारी हमेशा बात हुई हुई है। अब यहाँ पे हम एप्लीकेशन, अपना MUA वाला एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। तो जब आप बताना शुरू करते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में, तो MUA को एंड में रखें, मतलब मैकेनिकल अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन को बाद में समझाने के लिए रखें। पहले आप ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के 6 चरणों को अपने ट्रेनिंग्स तक लेके जाएंगे, जहाँ पे आप एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे कि किसी नई सिचुएशन में किसी एक प्रोसेस को, रिएक्शन को अप्लाई किया गया है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, देन इट्स एप्लीकेशन। एनालिसिस में जहाँ पे बच्चों को मे बी किसी चीज को कई भागों में बांट कर उसको स्टडी करके आंसर करना है, कई फैक्टर्स को एनालाइज करके किसी चीज को आंसर करना है, कंपैरिजन करने हैं किन्हीं दो चीजों में, वो एनालिसिस हुआ। इवैल्यूएशन में जहाँ बच्चों को अपना ओपिनियन देना है जज करके एक पर्टिकुलर सिचुएशन को, वो इवैल्यूएशन हुआ। क्रिएशन, जैसा कि महेंद्र सर ने बताया था कि मे बी नया डायग्राम हो सकता है, नया थ्योरी हो सकता है, नया कुछ भी, जो भी ऑलरेडी बच्चों ने पढ़ा हुआ है उसको यूज करके कुछ क्रिएट करना है, दैट इज सिंथेसिस। इट कैन नॉट ऑलवेज बी डायग्राम। तो सिंथेसिस या क्रिएशन का मतलब सिर्फ डायग्राम नहीं है।
जहाँ पे बच्चे को अपना जहाँ पे बच्चा सारे ज्ञान को इस्तेमाल करके कुछ नया क्रिएट करा है, वो एक सिंपल थ्योरी भी हो सकती है, हाइपोथेसिस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो हम क्रिएशन में या सिंथेसिस में रखते हैं। अब आप एज फैसिलिटेटर जब इन 6 चीजों के बारे में बात कर चुके हैं, तो यहाँ पे महेंद्र जी की एक चीज को शायद या स्टेटमेंट उन्होंने बोलते बोलते बोला होगा, उसको थोड़ा हम करेक्ट करना चाहेंगे। तो हम लोग ने अपने ईज के लिए, ये ब्लूम से लेना देना नहीं है, ना इससे ब्लूम ने नहीं किया है, मतलब ब्लूम ने नहीं किया है, लेकिन हम लोग ने इस चीज को, इन 6 चरणों को 3 में ईज के लिए डाल दिया है। तो हम लोगों ने रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग और ये जो बाकी 4 चरण हैं उनको प्लेस कर दिया है मैकेनिकल, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन में, ताकि क्वेश्चन क्रिएशन इन 3 चरणों में हो पाए। तो अब हम लोग जब बात करेंगे तो ये 6 चरण हैं ब्लूम्स के, लेकिन इनको हम लोगों ने अपनी ईज के लिए 3 हिस्सों में बांटा है। मैकेनिकल वही है जो रिमेम्बरिंग या नॉलेज है, वेयर द चाइल्ड जस्ट नीड्स टू रिमेम्बर और अपनी मेमोरी बेसिस पे उसको आंसर करना है। अंडरस्टैंडिंग में जहाँ द चाइल्ड अंडरस्टैंड्स एंड आंसर। एंड एप्लीकेशन में आप अप्लाइंग के भी क्वेश्चंस रख सकते हैं, एनालिसिस के क्वेश्चंस भी रख सकते हैं, इवैल्यूएशन के क्वेश्चन भी रख सकते हैं और सिंथेसिस के क्वेश्चंस भी रख सकते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट और मेरे दिमाग में आ रहा है, जब हम लोग क्वेश्चंस अभी भी हम लोग बना रहे हैं, तो शायद हम एप्लीकेशन नाम की वजह से एप्लीकेशन पे अटक के रह जा रहे हैं। हम एनालिसिस, इवैल्यूएशन और सिंथेसिस के क्वेश्चंस अभी भी नहीं क्रिएट कर रहे हैं। तो जब आप एज ट्रेनर्स जाएंगे तो डू लेट पीपल नो एंड जस्ट मेमोराइज, वो घोल घोल के पिला देना है सबको कि एप्लीकेशन में सिर्फ एप्लीकेशन के क्वेश्चंस नहीं है, एप्लीकेशन में अप्लाइंग के भी क्वेश्चन है, एनालिसिस के क्वेश्चन है, इवैल्यूएशन के क्वेश्चन है और सिंथेसिस के क्वेश्चन हैं। तो जब आप समझाने चलते हैं तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की ये 6 चरण भी समझाएंगे और उसके बाद आप एमयूए के बारे में बात करेंगे, ताकि चीजें मिक्स अप ना हो। इज इट मेकिंग सेंस? और यहाँ पे आपको कुछ पूछना है? मैडम जाऊंगा इसमें जो एप्लीकेशन में अप्लाइंग, एनालाइजिंग और एबिलिटी रेटिंग सारे रखे हैं, और आपने बिल्कुल सही बोला। मैं इस बात को मैं भी बताना चाह रहा था कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसमें क्योंकि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लेवल है ये, और इसमें डिफिकल्टी बढ़ती चली आती है एनालाइजिंग से एबिलिटिंग पर और क्रिएटिंग के ऊपर। तो ये क्वेश्चंस मैं तब भी मैंने बोला था कि मैं ये क्वेश्चंस पे कम से कम एक एक दो एग्जांपल हमको केमिस्ट्री से रिलेटेड अगर मिल जाते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। समझ तो कुछ हद तक समझ लिए हमने, बात क्या है, उसका मीनिंग क्या है वो हम समझ गए, लेकिन उसका जो बनाने का तरीका है, केमिस्ट्री में हम लोग कैसे ये एनालाइजिंग और इवैल्यूएटिंग और क्रिएटिंग क्वेश्चंस बनाएंगे, तो हमको अगर एक एक दो एग्जांपल इसमें मिल जाए, सटीक एग्जांपल, तो उससे हमको बड़ी हेल्प मिलेगी मैडम। बस मैं ये बात करना चाहता था। ओके सर, आप लोग को ना, अगर जैसे ये ट्रेनिंग खत्म होती है तो आप लोगों को दो, अगर हम बोल देते हैं कि व्हाट्सएप पे हम करेंगे डिस्कस, लेकिन आपको अपनी तरफ से इनिशिएट करके वो मैसेज डालना पड़ेगा। जी तो अगर आप मैसेज डालेंगे ना तो मुझे भी याद रहेगा कि ये चीज आपसे शेयर करनी है। डेफिनेटली मैडम। मेरी जो भी प्रॉब्लम थी, एक मैं पिछले उसमें बताया था, मैं दोनों उसमें फिर डाल दूंगा। एक वो स्ट्रक्चर से रिलेटेड थी, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का काफी कुछ पोर्शन छूट रहा है। हम बहुत अच्छे क्वेश्चन बना सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर वो ड्रॉ करना मुश्किल होता है। उसके लिए जो भी ऐप है या जो भी वो है, वो उसके बारे में हमको जानकारी है नहीं मैडम, कि कैसे हम ड्रॉ करेंगे। बेंजीन है या बेंजीन के डेरिवेटिव्स हैं या अदर ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनके स्ट्रक्चर्स। जोएल, सॉरी सॉरी महेंद्र जी, जोएल आपको ये चीज नोट करनी पड़ेगी, यदुवीर से भी शेयर किया गया था। शायद बाकी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट में सिर्फ कंटेंट लिखना होता है। जोएल, आप सुन रहे हैं? हाँ हाँ, यस। हाँ हाँ, तो हमारे टीचर्स को स्ट्रक्चर्स बनाने होते हैं, और बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिस आउट हो जा रहे हैं क्योंकि वो स्ट्रक्चर्स नहीं क्रिएट हो रहे हैं। और हमारे सिस्टम में कुछ एक डीपीआई का भी इशू होता है कि इतने डीपीआई के ऊपर नीचे की इमेज शायद नहीं वो एक्सेप्ट करते हैं। तो ये आपको प्लीज हेल्प करनी ही पड़ेगी टीचर्स को वो स्ट्रक्चर्स क्रिएट करने के लिए। श्योर मैम, श्योर, आई एम नोटिंग दिस डाउन। और इस पे या तो कुछ एक्शन, क्योंकि लास्ट टाइम भी शायद इस पे डिस्कशन हम लोगों ने किया था, बट अभी अगर महेंद्र सर बोल रहे हैं तो मे बी ये तो महेंद्र सर, आप लोग का भी एक जिम्मेदारी है कि आप व्हाट्सएप पे, सब लोग हैं, भारती जी हैं, अभी जोएल भी हैं, यदुवीर हैं, तो आप
वो मैसेज ड्रॉप करें एक बार कि ये चीज, क्योंकि हो सकता है डिस्कशन के बाद कहीं रिटर्न नहीं रह जाता तो मिस आउट हो जाता है। तो जिसको भी प्रॉब्लम है, आज हम लोग ये मैसेज डाल देंगे ग्रुप पे कि ये चीज मुझे चाहिए ही चाहिए। जी मैडम, मैंने यशवीर सर को पर्सनली डाला था, ग्रुप में ही डाला था, पर्सनली डाल दिया था उन्होंने। तो उन्होंने बताया था कि ये जो है हमको, जो डिजाइन एक्सपर्ट हैं कोई भी, उन लोगों से ही ये हो पाएगा। जो स्ट्रक्चर मैंने उसके कुछ एग्जांपल्स भी डाले थे, 3-4 स्ट्रक्चर्स की, इस तरह के स्ट्रक्चर जैसे ड्रॉ करने हो तो हम क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा था कि ये थोड़ा हाई लेवल है और इसमें डिजाइन एक्सपर्ट जो है वो इसमें वो कुछ बता पाएंगे। तो उन्होंने उसमें मैंने मैसेज उनको उनको ही डाला था। अभी मैं उसको ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा मैडम। और अगर आपको लग रहा है कि आपने क्वेश्चन अच्छा बना लिया है महेंद्र जी, तो आप एक और चीज कर सकते हैं, उसको ड्रॉ करके पेपर पे इमेज क्लिक करके आप क्वेश्चन में वो चीज ऐड कर दीजिए, और फिर ये लोग शायद सिस्टम से उसको डिजाइन करवा देंगे। तो आप लोग उस चक्कर में मत रहिए कि उस पर ड्रॉ नहीं हो पा रहा है। एक बार को ड्रॉ करके आप अपलोड भी करते हैं तो देन मे बी कुछ ना कुछ उसके लिए सब लोग कर पाएंगे। ये इसका मैंने यूज बहुत मतलब किया नहीं मैडम। LIS सिस्टम पर जो उसको वहां से उठाना कैसे है, ये मेरे को अभी उसको बहुत प्रैक्टिस, मैंने डायरेक्ट टाइप करके वो डायरेक्ट क्वेश्चंस बनाए हैं LIS पे। मतलब उसको कॉपी पेस्ट नहीं किया है मेरे को, तो थोड़ा उसके बारे में मेरे को जानना पड़ेगा। LIS में वो कैसे करना है, कि मैं उसको आप उस पर शेप कर देता हूँ सिस्टम में, तो कैसे करना है, सिस्टम से कैसे एक्सप्लोर लेना करिए, है। उसमें कुछ तो है, क्योंकि मैंने भी बनाया तो मुझे याद है कि इमेज अपलोड, ड्रॉ करके इमेज अपलोड कर देते हैं एंड देन दे गेट इट फिगर्ड आउट कि डिजाइनर अगर बनाते हैं तो फिर कैसे करते हैं। खैर ये तो बहुत ही सिस्टम लेवल बात है, बट जी डू ट्राई दैट। एंड और आपको जो भी क्वेश्चंस जो भी होते हैं वो प्लीज ग्रुप पे भी डालिए, तो वो बार बार याद रहेगा कि ये चीज मुझे सेंड करनी है। डेफिनेटली। आगे आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे क्वेश्चंस होंगे। जोएल, नेक्स्ट स्लाइड। तो अगेन आपके सामने क्वेश्चन है, मैडम आप एक लोग। मिनट हाँ जी, हाँ प्लीज। जी तपन जी। मैं ये बोल रहा था, जैसे अभी अपन ने बात करी ब्लूम टेक्नोलॉजी की, और ब्लूम टेक्नोलॉजी के आधार पर अपन ने मैकेनिकल अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन पे बात करी। तो इस पे एक छोटा सा अभी बैठे बैठे एक मेरे को पास एक एग्जांपल दिमाग में आया था, उस पे उस विषय पे मैं थोड़ा चर्चा करना चाहूँगा। प्लीज कि प्लीज। हम किसी रिएक्शन, जैसे आपने रिएक्शन का नाम लिया, कि रिएक्शन का नाम लेते हैं तो वो मैकेनिकल क्वेश्चन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अपन बात करें कि जब भी एसिड क्लोराइड की हम का रिडक्शन हाइड्रोजन से रिडक्शन लेड और बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में, बॉइलिंग जैलिंग की प्रेजेंस में जब हम करते हैं तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? तो ये क्वेश्चन शायद अपन कह सकते हैं कि मैकेनिकल में आ गया, कि मैकेनिकल में क्वेश्चन में ये रिएक्शन आ गया कि इसको रेजोनेंट रिएक्शन कहते हैं, कि वो नेम रिएक्शन हमारे पास आ गई। अब इसको जब सेकंड अंडरस्टैंडिंग लेवल पे जाएंगे तो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे शायद हम ये यूं कर सकते हैं कि इथाइल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड, सॉरी एसिटिल क्लोराइड का रिडक्शन लेड पैलेडियम पैलेडियम बेरियम सल्फेट और बॉइलिंग जहरीन करने पे क्या प्राप्त होता है। तो वो शायद उस क्वेश्चन को अपन कह सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन पे आ गया, कि उसमें हमें एसिटल्डिहाइड प्राप्त होता है। अब इसको एप्लीकेशन लेवल पे जाना है तो एप्लीकेशन लेवल पर अपन इस प्रश्न को शायद यूं कर कन्वर्ट कर सकते हैं कि जिस प्रकार से एसिटिल क्लोराइड से एसिटल्डिहाइड प्राप्त होता है, यदि एसिटल्डिहाइड की जगह यदि हम बेंजाइल क्लोराइड देंगे तो क्या प्राप्त होगा। तो शायद ये क्वेश्चन एप्लीकेशन लेवल पे हो सकता है क्या मैडम? आप एकदम सही कह रहे हैं तपन जी। उसके अलावा अगर आप ये ये थ्रू आउट एग्जाम्पल्स एकदम करेक्ट है, हम इसमें कुछ और भी ऐड कर रहे हैं कि अगर सिर्फ और सिर्फ, जैसे मैंने कहा कि आपने जो डेफिनेशन की बात की, वो सिर्फ डेफिनेशन दिया हुआ है बच्चे को और उससे पूछा गया है, तो वो नॉलेज का क्वेश्चन रहेगा, मैकेनिकल रहेगा। लेकिन मे बी अगर आप वही रिएक्शन लिख के बच्चे के सामने रिएक्शन लिखा हुआ है मे बी, एंड देन द चाइल्ड इज बीइंग आस्क्ड कि उस रिएक्शन को एनालाइज करके उसको रिएक्शन का नाम लिखना है, तो वो भी शायद अंडरस्टैंडिंग में हो सकता है। ये वी नीड टू ब्रेनस्टॉर्म अबाउट दिस कि क्योंकि बच्चे को रिएक्शन को देखना है और समझना है, और फिर रिएक्शन का नाम क्या है, वो आंसर करना है। तो वो भी शायद हम लोग अंडरस्टैंडिंग में रख पाएंगे। तपन जी आप इस पे अपना व्यू दे सकते हैं, महेंद्र जी, हेमंत जी अपना व्यू दे सकते हैं। मैडम इसमें मैं ये बोलना चाहूँगा कि इसमें
मैकेनिकल क्वेश्चन क्या रहा जब इसको अपन अंडरस्टैंडिंग में ये कन्वर्ट लेकिन कर दिया। एक मिनट, हम लोग इस किस क्लास के का है ये कंटेंट, ये ये भी हम लोग। 12th में है हाँ जी, हाँ रोजेनबर्ग जी। रिएक्शन मैडम, हम्म एल्डिहाइड कीटोन। हम्म। हाँ तो जी, क्या? इस रिएक्शन को जब अपन बात करते हैं तो फिर इसमें मैकेनिकल ये रिएक्शन जब अपन बोलते हैं कि ये रिएक्शन देख के अपन बच्चे से पूछ सकते हैं इस रिएक्शन का नाम क्या है, तो वो अंडरस्टैंडिंग में आ जाएगा। तो फिर मैकेनिकल क्वेश्चन इस पे किस प्रकार से बनेगा? मे बी ये अभी हम एकदम रैंडमली सोच रहे हैं तपन जी कि अगर सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट या डेफिनेशन में बात की जाए तो शायद वो मैकेनिकल क्वेश्चन रहेगा कि, तो फॉर एग्जांपल दिस पर्टिकुलर ये एसिटाल्डिहाइड इफ रिएक्ट्स विद दिस इन प्रेजेंस ऑफ दिस, व्हाट इज दिस कॉल्ड? क्योंकि ऐसा ही शायद टेक्स्ट बच्चे बुक में पढ़ते होंगे। अभी करंटली मैंने आपका टेक्स्ट बुक देखा नहीं है, तो आई एम नॉट एबल टू, हाँ तो आई ये विल हो नॉट बी सकता है कोट अपन मतलब एग्जैक्टली। ये हाँ कह सकते हैं कि हाँ, जब उसको अपन रिटर्न फॉर्म में देंगे तो वो मैकेनिकल में हो जाएगा, और रिएक्शन फॉर्म में देंगे तो वो एप्लीकेशन वो अंडरस्टैंडिंग फॉर्म में आ सकता है। हो सकता है। ये इसीलिए मैंने बोला कि इस पे हम लोग वो कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं कि अगर क्या बच्चे इसका डेफिनेशन रटते हैं, तो अगर डेफिनेशन डेफिनेशन जैसी चीज है, ओनली द डेफिनेशन, द रिटन डेफिनेशन जो हर जगह स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो लिख के दिया जा रहा है, बच्चों से पूछा जा रहा है कि सच काइंड ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड। बट अगर सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन दिया हुआ है एंड देन द चाइल्ड नीड्स टू लुक एट इट एंड अंडरस्टैंड कि ये चीज, तो रिएक्टेंट उसने देखना है, उसने कैटलिस्ट देखना है और फिर समझना है कि ये चीज प्रोडक्ट है, देन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड व्हाट। So instead of just using a definition if a reaction is given, तो क्या बच्चे को समझना पड़ेगा? ये इसका डिस्कशन आई वांटेड टू बी। ओके ओके। और आपने, तपन जी, आपने शुरू किया, तो आपको क्या लगता है कि क्या रिएक्शन हम लिख देते हैं और कंटेंट मैं नहीं देते हैं, बस द क्वेश्चन अभी पूछते हैं, तो क्या जनरली जो समझना पड़ेगा डिस्कशन बच्चे चल को? रहा था उस डिस्कशन के आधार पे मैंने नोट किया था, तो उस आधार पे मेरे को एकदम ध्यान आया कि मैंने आज ही सुबह बच्चों को ऑनलाइन क्लास में जब ये एल्डिहाइड कीटोन पढ़ा रहा था, तो उस समय एकदम ये क्वेश्चन स्ट्राइक हुआ मेरे दिमाग में, तो मैंने इसको अभी उठाते हैं, ये भी पूछते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे महेंद्र भाई ने बोला कि हमको थोड़ा सा इसमें वो, तो एकदम मेरे को दिमाग में आया, तो मैंने इससे अभी प्रश्न उठाया था ये और कुछ। एकदम आपका तो बस सही है, वो तो हम कह ही रहे हैं कि आपके तीनों एग्जाम्पल्स ऑन ऑन पॉइंट है। इसमें हम और कैसे और चीजें, अगर महेंद्र भाई को भी हम लोग और एग्जाम्पल्स देने की कोशिश करें, तो हम इस पे डिस्कशन करना चाह रहे थे कि क्या अगर ऐसा भी रहे तो क्या ये मैकेनिकल अंडरस्टैंडिंग हो सकता है? दिस इज माय क्वेश्चन एंड दिस इज माय डिस्कशन। तो तपन जी, आपने उठाया तो आप भी बता सकते हैं कि आज आपने पढ़ाया है, तो क्या अगर हम सिर्फ डेफिनेशन लिखें और अगर सिर्फ रिएक्शन दे बच्चे को एंड देन पूछें कि व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन इज दिस, तो विल दैट बी अंडरस्टैंडिंग और विल दैट बी स्टिल मैकेनिकल? नहीं, ये मेरे को भी अब क्लियर हो रहा है कि यदि अपन उसको इन द फॉर्म ऑफ डेफिनेशन देंगे कि जब हम एसिड क्लोराइड की रिएक्शन, एसिड क्लोराइड को पैलेडियम और बेरियम सल्फेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है, इस रिएक्शन का नाम क्या होगा, तब वो मैकेनिकल क्वेश्चन होगा। और जब हम यदि उसको लिख देंगे RCOCl प्लस H2 इन द इज इक्वल टू के ऊपर लिख देंगे PDBSO4 एंड बॉइलिंग xylene एंड इज इक्वल टू RCHO प्लस HCl, और नीचे लिखेंगे द नेम ऑफ द रिएक्शन इज, ये रिएक्शन कौन सी है, तब व्हाट इज द बच्चे काइंड को चार ऑफ, जो ऑप्शन देंगे डिस्ट्रक्टिव देंगे, उसमें बच्चों को अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कौन सा आंसर हो सकता है। तो वो जरूर, एग्जैक्टली। तो वो मैकेनिकल को की जगह वो एप्लीकेशन को अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन बन जाएगा। हाँ, यही हम वो स्कोप बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे कि ये तीन जो आपने एग्जांपल्स दिए थे तपन जी, वो तो बहुत ही अच्छे थे, लेकिन उसमें और भी शायद हम लोग वी कैन प्ले अराउंड विद द क्वेश्चन टू चेक, प्ले अराउंड विद द क्वेश्चन टू चेक कि बच्चे को सिर्फ रटा हुआ है डेफिनेशन, कि बच्चा देख के भी समझ पा रहा है कि कौन सा रिएक्शन हुआ है। जी जी, ठीक, बिल्कुल, ओके आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। अब आगे जी। सारी स्लाइड्स आप लोग को क्वेश्चन पढ़ना है और आप ही लोग बताएंगे कि ये मैकेनिकल अंडरस्टैंडिंग की एप्लीकेशन है। जी मैडम, मैं पढ़ता हूँ उसको। धातु प्लस जल इक्वल टू धातु हाइड्रोक्साइड प्लस, इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें उत्पाद क्या हो सकता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, अम्ल और लवण। तो इसका आंसर तो हाइड्रोजन है। मतलब ये उसको रिमेम्बरिंग पर आधारित है, इसका मतलब ये मैकेनिकल क्वेश्चन
होगा मैडम, क्योंकि ये उसको रिमेम्बर होगा कि धातु जब पानी से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस बनती है धातु हाइड्रोक्साइड के साथ में। तो इसमें अंडरस्टैंडिंग जैसा ज्यादा कुछ है नहीं, इसलिए मैकेनिकल क्वेश्चन होगा। क्योंकि और प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पे का है ये क्वेश्चन, बच्चे लिस्ट पढ़ते ही हैं कि कौन कौन से मेमोरी करा था। हाँ जी हाँ जी। अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं कि अभी इस पे डिस्कशन करना है अपने को? जोएल हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। हाँ जी हाँ जी। इस कौन मैं रीड कर पढ़ता रहा हूँ। है? हाँ जी। परी के पास दो पाउडर P और Q का मिश्रण है जो पानी में अघुलनशील है। वह उन्हें पानी मिलाकर मिश्रण को हिलाकर अलग अलग करने और फिर छानने की कोशिश करती है। निम्नलिखित में एक से कौन सी घटना दो पाउडर को अलग करने में मदद कर सकती है? नंबर ए, P छोटे कणों का एक तलछट बनाता है जो P पानी के बड़े कणों को के तलछट एक तलछट बनाता है। बी है, P पानी में एक गाढ़ा पेस्ट बनाता है और Q पानी में गांठ बनाता है। सी, P पानी में नीला और Q पानी में हरा हो जाता है। डी, P पानी में तैरता है और Q, मेरे को मैडम वो दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि उस पर एक लाइन आ गई अपनी एम टीम की, तो वो तो नीचे पूरा पानी चैप्टर में पढ़। डूबता है, क्यों पानी P में पानी में तैरता है और Q पानी में डूबता है? डूबता है। ओके। ओके, तो ये किस तरह का क्वेश्चन है और किस क्लास के लिए आपको लग रहा है कि सूटेबल है? इसमें मैडम ये क्लास तो अपन कह सकते हैं कि ये 11th क्लास के बच्चों के हिसाब से है, क्योंकि वाटर से रिएक्शन करा रहे हैं, जल से रिएक्शन कराने के ऊपर क्या हो रहा है, और साथ में ये एक अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन दिख रहा है जिसमें दोनों पाउडर में बताया जा रहा है कि एक पानी में जो POQ पानी का मिश्रण है जो पानी में अघुलनशील, दोनों जो पाउडर है दोनों अघुलनशील है, दोनों अघुलनशील है, उन्हें पानी में मिला के मिश्रण को अलग हिलाकर अलग अलग करने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा? दोनों को अलग अलग करने की कोशिश करती तो चूंकि दोनों की दोनों में जो चारों ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शन में से चारों ऑप्शन में एक कोशिश हो सकती है कि P गाढ़ा पेस्ट बना सकता है, गाढ़ बनाता है, P हल्का होगा तो तैरेगा और Q भारी होगा तो बैठ जाएगा। उनके घनत्व में डिफरेंस के ऊपर बात आती है। तो P और Q में दोनों में से लायोफोबिक और लायोफिलिक ना, अपन हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक के हिसाब से भी बात कर सकते हैं कि हाइड्रोफोबिक होगा तो वो, और हाइड्रोफिलिक होगा तो उसके हिसाब से भी आ सकता है। तो पेस्ट तो मतलब सॉल्यूबल होगा तभी पेस्ट की बात कर सकते हैं अपन। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन हो दिखता है मैडम। तो अंडरस्टैंडिंग का इसलिए कि मैकेनिकल के बाद आया कि आपको लग रहा है कि अंडरस्टैंडिंग का है नहीं पक्का? मैडम, इसमें अंडरस्टैंडिंग होगी बच्चे की तभी वो जवाब दे पाएगा। मैकेनिकल ओके मैकेनिकल में तो वो, क्योंकि इसमें कोई कंसेप्ट ऐसा नहीं है कि कंसेप्ट फिट हो रहा है, उसको याद करी हुई चीज के आधार पर वो इसका उत्तर नहीं दे पाएगा, वो उसको सोच के ही आंसर देना पड़ेगा, इससे ये अंडरस्टैंडिंग पे आएगा। ओके, और आप कह रहे हैं कौन सी क्लास के लिए ये सूटेबल है ये ये क्वेश्चन? ये 11th पे जाएगा मैडम। ओके, आप अपने मतलब कुलीग से इस पे कुछ पूछना चाहेंगे? अगर अब आपको इस पे चर्चा करनी है तो आप कैसे करेंगे तपन सर? अब हम लोग धीरे धीरे फैसिलिटेटर मोड में आ रहे हैं। हाँ, तो महेंद्र भाई अपन इस क्वेश्चंस के ऊपर बात करते हैं। तो POQ दोनों की दोनों पानी में घुलनशील है और दोनों को अपन पानी से सेपरेट कर रहे हैं, तो किस घटना के आधार पर अपन इसको सेपरेट कर सकते हैं? ये आपका विचार क्या कहता है इसमें? हाँ सर, मैं अभी जो चर्चा करी और आपने दोनों बिंदु उठाई, हालांकि बस मैं एक चीज पे थोड़ा बताऊंगा बाद में। इसमें आपने दोनों ही बात रखी क्योंकि ये भौतिक गुणों में ये आएगा और ये इसको अलग करने के लिए बच्चे को विचार करना पड़ रहा है। हालांकि जी जी। विचार तो उसको एप्लीकेशन के लिए भी करना पड़ेगा, लेकिन जिस तरह से समझना पड़ रहा है उसको अंडरस्टैंडिंग में समझ वाली जो चीजें वो आ जाती है, उसे समझना पड़ रहा है कि भाई P और Q जो उनको मिलाया है
तो उनको मिला करके, मिश्रण को हिला करके अलग करके वो छानने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब ये है कि या तो वो अलग अलग तलछट बना रहा है, या फिर जो है उसमें घनत्व में अंतर है, तो एक हल्का है जो ऊपर तैर रहा है और एक भारी है जो पानी में, या फिर वो घुलनशीलता में कैसे हो सकता है कि एक घुलनशील है और दूसरा घुलनशील नहीं है, तो जो घुलनशील है वो तो अलग हो जाएगा, और जो अघुलनशील है वो छानने के बाद बाहर अलग हो जाए, वो अलग चलेगा। तो इसमें सारी चीजों विचार करना। महेंद्र भाई, मैं तो वो घुलनशील वाला ऑप्शन इसमें कहीं है नहीं ना, इससे अपन उस वो घुलनशील है, वाले बात पे आ नहीं सकते ना। मतलब मेरे हिसाब से ये ऑप्शन इसमें होना चाहिए था, तो ये क्वेश्चन को है ना ज्यादा और अच्छा बन सकता था ये क्वेश्चन। ये जो घुलनशीलता के आधार पे अगर हम करेंगे, तो ये जो छानने वाली बात जो है हाँ, वो तभी ये हो पाएगी, क्योंकि अगर आप वैसे, या तो दोनों के जो आकार है उनमें बहुत छोटे कणों का ही है ना, तो छानने वाला जो ऑप्शन है वो जिसमें दूसरे जा रहा है उसके हिसाब से तो ऑप्शन ए जो है वो सही लग रहा है, कि पी छोटे कणों का एक तलछट बनाता है और क्यू पानी में बड़े कणों का तलछट बनाता है। तो तब तो छान सकते हैं। या जो डेंसिटी वाली बात देते हैं तो वो डी ऑप्शन है, कि पी तैरता है और क्यू पानी में डूबता है। इस आधार भी मतलब तो ये अंडरस्टैंडिंग से पूरा समझ के ऊपर है, बच्चा इसको समझ रहा है किस तरह से समझ रहा है, तो इसलिए अंडरस्टैंडिंग में अपन इसको दे रहे हैं। पर मेरा एक ये चीज है कि शायद ये भौतिक गुणों से संबंधित है। आप इसकी जो कठिनाई स्तर से इसको 11th में लेके गए हैं, कि कठिनाई स्तर का जो है थोड़ा 11th के अनुरूप होगा, लेकिन ये चूंकि भौतिक गुणों से संबंधित है तो 9th 10th में भी ये क्वेश्चन बन सकता है। ओके ओके। हेमंत भाई, आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी महेंद्र सर, भाई, मैं आपसे बिल्कुल। वापस आता हूँ आपके पास। हाँ हेमंत भाई। जैसा कि महेंद्र भाई कह रहे हैं कि इसमें घुलनशीलता का होना चाहिए, परंतु प्रश्न में ऊपर ही कह दिया गया कि दोनों ही पानी में अघुलनशील है। जी, इसलिए अपन घुलनशीलता का इसमें कोई भी बिंदु नहीं डाल सकते नहीं हैं। डाल सकते। ओके, वेरी गुड। क्योंकि ऊपर अपन स्पष्ट कर रहे हैं। पहले लाइन में लिखा हुआ है। जी जी। और तलछटी के स्तर अलग अलग बना लेने से भी हम इसका छान कर पृथक कर सकते हैं, और वैसे सही अपन देखें तो जो ऊपर तैरता है और डूब जाता है, इसके आधार पर उसका आसानी से लिख अलग अलग कर सकते हैं। तो बच्चे को ये सोचने पर प्रेरित करेगा, और पूर्णतः ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड प्रश्न है। अंडरस्टैंडिंग में अब ये और भी 11th इसमें के स्तर का प्रश्न है। हेमंत भाई, अपन इसमें ये भी कर सकते हैं, पी छोटे कणों का तलछट बनाता है, क्यू बड़े पानी के जी जी सर। पानी में जी बड़े जी कणों का तलछट बनाता है। तो इसमें फिर वो साइज ऑफ फिल्टर पेपर और पोर्स के ऊपर भी डिपेंड आ सकता है कि फिल्टर पेपर के पोर्स का क्या साइज होगा। जी जी जी। ये तो एक उस स्तर पर बच्चा सोचने की बजाय जो उस सरल ऑप्शन दिख रहा है वहीं पर डाइवर्ट हो जाएगा सर। सरल ऑप्शन पे डाइवर्ट हो जाएगा, जैसे कि जी सर। पी और क्यू में जैसे अपन एक तैरता है और एक डूब जाता है, तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। हाँ। दोनों अलग अलग हो सकते हैं। अभी महेंद्र भाई इसको यहाँ पे मुझे इंटरप्ट करना है थोड़ा सा, सॉरी जी सॉरी तपन सर। जी जी तो जी जी जब मैडम जी। हम ट्रेनिंग ले रहे होंगे मैकेनिकल अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन के बारे में, तो हम लोग ऑब्वियसली आप केमिस्ट्री की ट्रेनिंग ले रहे होंगे, लेकिन तब आप जब ये चीज बता रहे होंगे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, और जब आप मैकेनिकल अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन की बात कर रहे होंगे, तो आपका पूरा डिस्कशन फोकस्ड होना चाहिए कि क्यों ये अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है। मतलब हेमंत सर ने भी बताया और एंड में लेकिन वो लेके आए कि अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है। तो जब तपन सर या जो भी ड्राइव कर रहा होगा ट्रेनिंग को, आप लोग हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा कि फोकस दो क्वेश्चन को बेटर बनाने पे जब हम क्वेश्चन मेकिंग के बारे में बात कर रहे होंगे। लेकिन अभी अगर हम मैकेनिकल अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन की बात करें, तो व्हाई इज दिस क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन, हम उस चीज पे बात करेंगे। तो हर हर जब हम स्लाइड देख रहे होंगे, तो जब हम फैसिलिटेटर देख रहे होते हैं, तो हम उसको देखेंगे कि इस स्लाइड का एजेंडा क्या है। इस स्लाइड का एजेंडा है कि हमें बताना है कि क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग का क्यों है, और ये सामने वाले को कन्विंस करना है कि ये क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग का है। तो पहले तो आप अपने दिमाग में क्लियर रहेंगे कि ये क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग का क्यों है, और जब आप क्लियर आपके दिमाग में क्वाइट क्लियर दैट दिस इज एन अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन, then the discussion would be around why this question is an understanding question. जी जी Am I making sense? जी जी मैडम, बिल्कुल सही। हाँ, हम लोग आगे बढ़ते हैं। जोएल, नेक्स्ट स्लाइड। कौन रीड कर रहा है इसको? हेमंत जी आप कर रहे हैं? जी जी हाँ जी जी। जी। सिंधु के पास 4 रंगीन मार्कर का एक सेट है, काला,
पीला, हरा और लाल, और एक मैजिक पेन जो रंगहीन है। वह 4 मार्करों में से प्रत्येक के साथ धारियां बनाती है और फिर मैजिक पेन के साथ 4 पट्टियों में एक बैंड खींचती है। वह 4 पट्टियों में एक रंग परिवर्तन का निरीक्षण करती है, जिस प्रकार की नीचे चित्र में दिखाया गया है। धारियों में रंग अम्ल क्षारक संकेतक की तरह व्यवहार करते हैं। प्रश्न में आगे ब्लैक पट्टी है, इसमें ऑरेंज कलर हो गया है। येलो स्ट्रिप है, जिसमें पिंक कलर हो गया है। ग्रीन स्ट्रिप है जो कि पर्पल हो गया है, और रेड स्ट्रिप मैजिक पेन से येलो स्ट्रिप हो गया है। उपरोक्त अवलोकन के आधार पर मैजिक पेन में पदार्थ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नंबर ए, यह केवल अम्लीय हो सकता है। बी, यह केवल क्षारीय हो सकता है। सी, यह केवल उदासीन हो सकता है। डी, यह या तो अम्लीय या क्षारीय हो सकता है। तो ओके हेमंत जी, अभी पहले तो हम ये बात करेंगे कि ये आपको कौन सा क्वेश्चन लग रहा है, और अब हम लोग अगर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अराउंड भी फोकस करें, तो जब आप समझाने चलेंगे अपने कुलीग को, तो जी मैकेनिकल अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन में कौन सा क्वेश्चन है, और आपको क्या लग रहा है कि ये वो जो 6 चरण है, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, उनमें अप्लाइंग से इन ऑल। ये कहाँ पे फिट हो रहा है, तो इसलिए आप उसको कहाँ पे एमयूए में कहाँ पे रख रहे हैं, तो इसके अराउंड हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे। हाँ जी। जी मैं इस प्रश्न को मैं एप्लीकेशन बेस्ड रखना चाहूंगा, क्योंकि इस प्रश्न में एनालाइजिंग आ रहा है। बच्चे छात्र जब इस प्रश्न को पढ़ेगा तो कहीं ना कहीं उसे एनालाइज करना पड़ेगा कि स्टेप में किस पदार्थ की वजह से, मैजिक पेन में कौन सा पदार्थ होने की वजह से किस प्रकार की रिएक्शन होगी और कलर चेंजिंग होगा। तो मैं इसको जो एप्लीकेशन बेस में एनालाइजिंग है उसके अंतर्गत रखना चाहूंगा। और इसके आधार पे थोड़ा सा तपन सर बताएं, क्या इसको एनालाइजिंग में रखना सही रहेगा? ये एनालाइजिंग एनालाइजिंग नहीं, एप्लीकेशन लेवल पे आएगा सर। जी सर, एप्लीकेशन लेवल, मैंने जैसे कहा ना कि एप्लीकेशन के जो 4 पार्ट हैं उनमें भी थोड़ा सा अपन इसको एप्लीकेशन में डिवाइड भी करके आपने देखें। एनालिसिस पे आ गए हैं, तो जी 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 एनालिसिस करने के बाद ही उसको एप्लीकेशन पे लेके आएंगे कि हम वो एनालिसिस जी कर रहे हैं कि ब्लैक कलर ऑरेंज में कन्वर्ट हो रहा है, येलो कलर पिंक में कन्वर्ट हो रहा है, और जी ग्रीन जी जी कलर जो पर्पल में कन्वर्ट हो रहा है, और रेड कलर येलो में कन्वर्ट हो रहा है। तो वो जी एनालिसिस ही हुआ है, और एनालिसिस के आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि ये प्रश्न जो है, अब एनालिसिस करने के आधार पर हमको इसको अब ये डिसाइड करना है कि इसमें 4 ऑप्शन में से क्या इस पेन में हो सकता है। पेन, मैजिक पेन जो है वो क्या होगा, वो अपन पुराने जो अपन जो दिमाग में थॉट है, उन थॉट्स के आधार पे इसको नहीं कह सकते, अर्थात ये मैकेनिकल नहीं हो सकता, यह अंडरस्टैंडिंग पे नहीं आ सकता, कि क्योंकि इसमें चारों अलग अलग कलर आ रहे हैं, इससे ये अप्लाई एप्लीकेशन लेवल पे एनालिसिस करके इसको एप्लीकेशन लेवल पे ही रखना है। ये प्रश्न एप्लीकेशन लेवल का ही है। जी। और एक ये अच्छा स्तरीय प्रश्न है जिसको कि अपन 12th स्तर पर रख सकते हैं। जी महेंद्र जी भी यस, इसके बारे में कुछ एक मिनट क्या महेंद्र जी विचार के है? बोलने से पहले आई वुड वांट टू पिच इन कि हेमंत जी, ये एग्जैक्टली मुझे चाहिए था। बस ये जैसे शायद तपन सर को कंफ्यूजन हुआ या क्या, ये चीज हम लोग उस समय उसी टाइम पे मतलब निप इन द बड करेंगे कि हम बात कर रहे हैं फॉर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में एनालिसिस में लाई करता है, लेकिन हमारे 3 क्लासिफिकेशन में जो जैसा कि जो स्टेटमेंट तपन सर ने यूज किया कि एनालिसिस के आधार पर हम इसको एप्लीकेशन में जी बिल्कुल प्लेस जी कर रहे हैं, तो हम ऐसे स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करते रहेंगे जो चीज जी क्लियर करे जो पहली बार ये चीजें सुन रहे होंगे। अभी मुझे लगता है कि काफी चीज क्लियर है, तो अब हम लोग आगे दूसरे स्लाइड पे अगर महेंद्र सर को भी इन्वॉल्व करना होगा, तो अगर महेंद्र सर को कुछ अलग बात करनी है इस क्वेश्चन पे तो हम लोग कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
नहीं मैडम, बिल्कुल ठीक है। जो दोनों बातें जो कही है ना, एकदम सही है। कि वो एनालिसिस बेस्ड है, एप्लीकेशन में आएगा। और उसका जो वो तो ब्लूम टैक्सोनॉमी के हिसाब से उसको एनालाइजिंग में डालेंगे, वो अलग बात है। लेकिन एप्लीकेशन में आएगा डेफिनेटली, क्योंकि उसको अपनी कंसेप्ट को अप्लाई। बिल्कुल ठीक है मैडम, आप आगे बढ़ सकते हैं। और ये चीज जैसे कि अभी ये बहुत ही अच्छा रहा कि जहाँ पे ये डिस्कशन हुआ कि एनालिसिस और एप्लीकेशन में, तो इसीलिए जब भी हम लोग भी क्वेश्चन बना रहे हैं या बनवा रहे हैं अपने कुलीग्स के साथ, तो हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि एप्लीकेशन सिर्फ हमेशा नए सिचुएशन की बात ना करे, लेकिन अगर वो क्वेश्चन कुछ भी एनालिसिस के लिए मजबूर कर रहा है, बच्चे को इवेलुएट करने के लिए कर रहा है, तो वो एप्लीकेशन का ही क्वेश्चन है। तो ये अपने लिए भी एक रीइंफोर्समेंट है कि बार बार जब हम एप्लीकेशन के क्वेश्चंस बनाने चले तो वो सिर्फ एप्लीकेशन पे ना अटक जाए, हम एनालिसिस इवैल्यूएशन सिंथेसिस तक जाएं। नेक्स्ट स्लाइड जोएल। हाँ जी, ये कौन रीड करेगा? महेंद्र जी आप करेंगे? जब जिंक एक धातु के एक टुकड़े को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भरी एक परख नली में डाला गया, तो पॉप ध्वनि के साथ एक गैस परख नली से निकली। यह गैस इनमें से कौन सी हो सकती है? तो ये गैस में पॉप ध्वनि के साथ एक गैस निकल रही है। तो ये गैस में 4 ऑप्शन जो दिए हुए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि वो अम्ल के साथ धातु की क्रिया है, तो ये भी पता है कि इसमें हाइड्रोजन गैस होगी, तो वो रिएक्शन मेमोरी बेस्ड है, ये तो ठीक है, रिमेम्बरिंग बेस्ड है। तो ये क्वेश्चन तो मैकेनिकल ही हुआ मैडम, अगर हम उसके स्तर पर देखें। अगर कठिनाई स्तर अगर देखें तो मेरे हिसाब से ये 9th-10th लेवल का क्वेश्चन है। 9th-10th लेवल पे इसको क्वेश्चन को कठिनाई स्तर के हिसाब से रही है। और तपन सर, मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि इसमें दोनों चीजें अपन देखना चाह रहे हैं। मेरा विचार जो है वो इसको मैकेनिकल पे ले जाता है, और इसका जो स्तर है वो मेरे हिसाब से 9th-10th में। आपका भी कुछ इस पे विचार है कि इसको हमें कुछ और भी बिंदुओं पर विचार करना चाहिए इसमें? जैसे टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव है, या इस पे आपका क्या विचार है? टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव पर ये क्या पूछना चाह रहे हैं, और क्या ये मैकेनिकल होगा उसके आधार पे? और क्या इसका स्तर 9th-10th 11th 12th में से क्या स्तर इसका होना चाहिए? अपन सर आप कुछ बोलेंगे इसमें? हाँ महेंद्र भाई, आपने ठीक बोला कि अपन इसको ये ओल्ड कंसेप्ट के ऊपर आधारित तो है प्रश्न कि जब मेटल और एसिड रिएक्शन करेंगे तो HCl गैस निकलेगी। ये एक कंसेप्ट है, लेकिन यहाँ पे इस कंसेप्ट को अपन ने उसको एज लिया गया है कि हमने उसको एक प्रैक्टिकल करके बता रहे हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से बना हुआ है कि उसको प्रैक्टिकल करके बताया गया है कि जिंक की टुकड़े, जिंक को एक HCl से भरी हुई परख नली में डाला, तो ये एक एप्लीकेशन टाइप का दिख रहा है। उसके बाद उसमें एक गैस, एक साउंड निकला पॉप करके, तो अब वहां पे वो अंडरस्टैंड कर रहा है कि हाँ साउंड निकला है। तो ये क्वेश्चन जो आएगा वो जो है तो मैकेनिकल, लेकिन ये कन्वर्ट हो गया है अंडरस्टैंडिंग पे, क्या कौन सी गैस निकली, पॉप करके आवाज निकली, आवाज करके कौन सी गैस निकली। तो यह अंडरस्टैंड करने का प्रश्न हो गया। अब ये थ्योरेटिकल प्रश्न जब होता या मैकेनिकल प्रश्न जब होता कि उस प्रश्न में सीधे लिख दिया जाता कि जिंक HCl से क्रिया करके कोई गैस निकलता है, तो वो क्वेश्चन हो जाता मैकेनिकल। लेकिन अब यहाँ पे उसने बोला कि हमने उस क्वेश्चन को इस प्रकार से फ्रेम किया है कि फ्रेम करने में वो क्वेश्चन एज अ प्रैक्टिकल नॉलेज पे आ गया है कि उसको जस्ट इमेजिन हो रहा है कि मेरे सामने रिएक्शन हो रही है, तो उसको वहाँ अंडरस्टैंड करना है कि अब कौन सी गैस निकल रही है। तो आई थिंक यह क्वेश्चन अब मैकेनिकल ना रहते हुए अंडरस्टैंडिंग पे चले गया। ये अंडरस्टैंडिंग का लेवल है, क्योंकि तीनों लेवल जो हैं, मैकेनिकल, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन लेवल, ये तीनों लेवल में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कि और एक बाल के समान का अंतर है। थोड़ा सा उसमें सिचुएशन चेंज हो जाती है, तो वो एक लेवल से दूसरे लेवल पे क्वेश्चन आसानी से शिफ्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन ये मतलब कि ये क्वेश्चन हमारा जो शिफ्ट कहीं पे हो गया है, ये अंडरस्टैंडिंग लेवल पे शिफ्ट हो गया है। क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन, आई थिंक मेरे को लग रहा है कि क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग का है। जोएल आपकी आप कुछ बताएंगे? आवाज जोएल आगे बढ़ाइए एक बार। जोएल एक बार, हाँ हाँ। अब ये क्वेश्चन
9th 10th 11th बोला था महेंद्र सर ने, तो 9th 10th 11th के अनुरूप है कि नहीं ये। और अब मुझे तपन सर, हेमंत सर, महेंद्र सर, सॉरी आपके डिस्कशन में फिर से इंटरप्ट करने के लिए, क्या ये क्वेश्चन अगर सिर्फ जिंक लिखा जाता और एक धातु ना मेंशन की जाती कि इफ जिंक रिएक्ट्स विद HCl और पॉप ध्वनि के साथ एक वो निकलता है, गैस निकलता है, विच गैसेस इट, तो अंडरस्टैंडिंग का रहता। दिस इज जस्ट अ डिस्कशन, जरूरी नहीं है कि इसका मतलब जो हम बोल रहे हैं वैसा ही हो। कि यहाँ पे एक धातु लिखा गया है इस प्रश्न में, तो क्या इसको ये मैकेनिकल बनाता है धातु मेंशन करना, कि अभी अंडरस्टैंडिंग का है? क्योंकि तपन सर ने ये चीज उठाई है और बहुत ही लॉजिकल चीज उठाई है। तो मैडम बिल्कुल, आपने भी जो चीज जोड़ी ना वो इस पे विचार करना, क्योंकि ये धातु के साथ जब क्रिया होती है तो गैस निकलती है, ये रिमेम्बरिंग पर आधारित हो सकता है, तो ये इस बात को मैकेनिकल की तरफ ले जाता है ये क्वेश्चन। जैसे अगर हम धातु को इसमें अगर हम लिखते हैं, अगर हम धातु को नहीं लिखते हैं इसमें कि धातु है, तो उसको ज्यादा विचार करना पड़ेगा। हालांकि तपन सर ने जो पॉप ध्वनि के बारे में कहा उसमें वो ऑब्जर्व करना पड़ रहा है, इसके हिसाब से अंडरस्टैंडिंग में बताना ठीक है। लेकिन अगर हम धातु लिख रहे हैं तो ये रिमेम्बरिंग पर आधारित भी होगा मैडम। तो मेरे हिसाब से अगर अगर आप धातु लिखते हैं तो रिमेम्बरिंग की तरफ यानी कि मैकेनिकल तो ज्यादा चला जाएगा क्वेश्चन। और धातु नहीं लिखते हैं तो ज्यादातर फिर वो अंडरस्टैंडिंग पे जाना चाहिए। मेरा ऐसा विचार है मैडम। अगर कुछ कमी अगर है तो हेमंत सर आप भी बताएं कुछ इसमें। जी सर, बिल्कुल। नॉर्मली ये प्रश्न वैसे तो यदि अपन स्पष्ट लिखा हुआ तो मैकेनिकली का है, क्योंकि 9th से ही ये चीज बच्चों को जानते हैं कि यदि धातु पर हम HCl की क्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस पॉपअप ध्वनि के साथ निकलती है। लेकिन यदि सिर्फ हम यहाँ, जैसा कि मैम ने बोला, केवल हम करते हैं जब धातु पर के टुकड़े पर HCl करते हैं तो फिर ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में ही प्रश्न हो जाता है। मैडम सॉरी जो आपने जो बात कही थी ना, ये धातु वाला, ये बहुत अच्छा आपने टॉपिक उठाया है इस पे, क्योंकि पॉप ध्वनि के साथ गैस निकलती है, इसको भी तो रिमेम्बर कर सकता है ना बच्चा। ऑब्जर्व करना तो अपनी जगह पर ठीक है, और क्योंकि ये ये बुक्स में लिखा मैकेनिकल की हुआ तो प्रॉपर्टी है। remember कर सकता हाँ, तो ये पॉइंट इसलिए मैंने नहीं उठाया कि अंडरस्टैंडिंग का है कि एप्लीकेशन का है कि मैकेनिकल का, इसलिए उठाया है कि जब आप ऐसे क्वेश्चंस लेके जाएंगे अपने ट्रेनीज तक, तो यू शुड बी क्लियर इन योर माइंड कि अगर आप इसको कह रहे हो कि अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है तो क्यों है अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन, और अगर आप इसको कह रहे हो मैकेनिकल का क्वेश्चन है तो क्यों है मैकेनिकल का क्वेश्चन। यहाँ पे बार बार आई एम जस्ट ट्राइंग टू ब्रिंग योर फोकस टूवर्ड मैकेनिकल अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट, क्योंकि केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट तो ऑलरेडी क्लियर हैं आपको, वो तो आप उसमें आपका ही फोटे है। लेकिन आप जब अपने इस ज्ञान को आप क्वेश्चन बनाने के तरीके के ज्ञान से मिलाएंगे और अपने ट्रेनिंग तक लेके जाएंगे, तो आपको यू नीड टू बी वेरी क्लियर इन योर माइंड। तो जब आप ये बता रहे होंगे तो ऐसे डिस्कशंस आएंगे, आपके ट्रेनीज भी पूछेंगे, तो देन यू नीड टू बी वेरी क्लियर इन योर माइंड कि ये मैकेनिकल का है कि नहीं, अंडरस्टैंडिंग का है कि नहीं। और अगर उस पॉइंट पे अगर आपको लग रहा है कि नहीं, अच्छा ये इसने ये बात सही बोली है, देन आप अपना डिस्कशन ओपन रखना, ऑलवेज बी ओपन टू डिस्कशन, कि उसके अराउंड डिस्कशन हो पाए और एक कंक्लूजन निकल पाए। दैट्स व्हाई आई ट्राइड ब्रिंगिंग दैट पॉइंट इन दिस क्वेश्चन। तो हमेशा अब आप जब भी क्वेश्चन को देख रहे हैं, आप उसको उस हिसाब से देखिए कि अगर आप कह रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग का है तो क्यों आपको लग रहा है अंडरस्टैंडिंग का। तपन सर, आपका अभी इस पे क्या कहना है कि अगर सिर्फ जिंक रहता तो क्या ये अंडरस्टैंडिंग का होता, और आप सिर्फ मेटल रहे तो मैकेनिकल का रहेगा, कि क्या है? मैडम वो केवल एक लिखा था, केवल मेटल लिखा होता तो मेटल एसिड से रिएक्शन करके गैस निकाल देता है, ये हो जाता तो ये मैकेनिकल क्वेश्चन हो जाता। अब ये क्वेश्चन, इसको मैकेनिकल क्वेश्चन को मैं यूँ कहना चाहूँगा कि मैकेनिकल क्वेश्चन की कैटेगरी को चेंज करके उसको टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग ले जाया जा रहा है। मैं ये कह सकता हूँ कि इसको, लेकिन अंडरस्टैंडिंग में ले जाने के साथ साथ उसको मैकेनिकल भी, जब धातु लिख दिया है जिंक के साथ में तो वो मैकेनिकल भी रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन में एक और चीज दे दी गई कि उसकी एक उसमें साउंड भी दे दिया गया है। लेकिन कभी भी क्वेश्चन में
यदि अपन बुक में पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं लिखा है कि ध्वनि के साथ निकलता है, उसमें ये निकलता है कि जब भी मेटल एसिड से रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, बस ये ओके है। अब उसमें अब यहाँ पे लिया गया है कि चूंकि एक ध्वनि भी शामिल की गई है कि उसमें पॉप ध्वनि भी आती है, तो उसको मतलब कुल मिला के क्वेश्चन में एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की गई है कि हाँ कुछ होने हो रहा है यहाँ पे, तो वो मैकेनिकल से शिफ्टिंग हो गया अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। ओके वेरी मच अग्रीड, क्योंकि अभी हम लोग ये एक तो क्वेश्चन है कि नाइन्थ के अकॉर्डिंग है कि नहीं, दूसरा आप जब अपने कुलीग से बात करेंगे तो आपको पता है कि आपके टेक्स्ट बुक में क्या दिया है क्या नहीं। तो अगर आपको लग रहा है कि साउंड नहीं दिया जाता है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने सीबीएसई के टेक्स्ट बुक के बारे में बात करूँ तो उसमें रहता है कि पॉप के साथ निकलता है, ये मैंने पढ़ा हुआ है। तो अगर नहीं रहता है और ध्वनि आपको लग रहा है कि नई चीज है, बच्चों को अंडरस्टैंडिंग के लिए मजबूर कर रही है, इट्स वेल एंड फाइन। सो दिस क्वेश्चन इज टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग, मैकेनिकल तो पूरी पूरी तरह नहीं है। एंड यू कैन प्लेस इट इन अंडरस्टैंडिंग, एंड देन आप जब अपना पॉइंट रखोगे लोगों के सामने तो आप क्लियरली बता सकते हो कि क्यों मैकेनिकल नहीं है और क्यों अंडरस्टैंडिंग है आपके हिसाब से। मैडम क्लास के आधार पे भी मैकेनिकल और अंडरस्टैंडिंग में जा सकता है, जैसे अपन 9th में रख रहे हैं एग्जैक्टली तो हाँ इसको हाँ। अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, लेकिन यदि यही प्रश्न अपन ले जाते हैं 11th में तो फिर ये 11th कि वो के स्तर पे प्री अपन नॉलेज से देखेंगे तो कितना फिर वो है, हाँ मैकेनिकल हो जाएगा। हाँ। तो अगर वो क्योंकि इसीलिए क्लास कौन सी क्लास पे है उसका अ, हो सकता है कुछ क्वेश्चन हेमंत सर ऐसे हो कि अंडरस्टैंडिंग के ही हो लेकिन उनका डिफिकल्टी लेवल इजी हो क्लास लेवल के लिए, तो ऐसा जी भी हो सकता है। अगर अब वो क्वेश्चन थोड़ा भी समझ के आंसर करने पे मजबूर करे तो क्वेश्चन हमेशा अंडरस्टैंडिंग करेगा। लेकिन अगर सपोज यही क्वेश्चन है तो शायद 11th के लिए के लेवल पे ये मैकेनिकल में जा सकता है फिर भी, क्योंकि बच्चे रट रट के ये आगे पढ़ चुके होते हैं। तो जी शायद वो कुछ चेक ना कर रहा हो, मैं बट हाँ जी। मैं ये बस इस पे मैं बहुत मतलब मेरे को इसमें डाउट बढ़ गया है, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है कि ये हाँ जी। पाप ध्वनि है ना, पाप ध्वनि उसकी रिमेम्बरेंस में होगी, वो ऑब्जर्व करेगा। मतलब ये तो पहले से ये इसके बारे में खोज हो चुकी है या इस पर रिसर्च हो चुकी है कि वो पाप ध्वनि के साथ ऐसा होता है, तो वो उसको रिमेम्बर कर रहा है और बुक्स में भी लिखा हुआ है, आपने भी देखा होगा, सभी बुक्स में मिलेगा पाप ध्वनि के साथ में। तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से मैडम ये मैकेनिकल क्वेश्चन ही होना चाहिए। मुझे हम इसमें अंडरस्टैंडिंग पे जाएंगे तो जी अंडरस्टैंडिंग के लिए मेरे लिए पॉप ध्वनि से हम इस पे नहीं जा रहे थे अंडरस्टैंडिंग के लिए। मेरा पॉइंट था कि आप कोई भी मेटल का नाम चेंज करके आप दे सकते हो कि ये मेटल। सो फॉर एग्जांपल आप यू डोंट राइट कि इफ दिस मेटल रिएक्ट्स विद एसिड एंड अगर मेटल की प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो उसमें लिखेगा कि लिखा रहता है कि एनी मेटल इफ रिएक्ट्स विद दिस गिव्स आउट दिस गैस। लेकिन आपने किसी मेटल का नाम देके इंस्टेड ऑफ राइटिंग, इसीलिए मैंने कहा कि जिंक एक धातु ना लिख के अगर जिंक लिखा होता या कॉपर के वो कॉइल्स लिखे होते और ऐसा लिखा होता कि इस एसिड के साथ एक गैस प्रोड्यूस हो रही है, उस गैस का नाम क्या है। तो टूवर्ड्स इसीलिए अंडरस्टैंडिंग तपन सर और हम कह रहे हैं कि सिर्फ मेटल मेटल ना लिख के अगर किसी मेटल का नाम दे के बताया जाए तो शायद वो अंडरस्टैंडिंग की तरफ हो जाता है एक 9th के बच्चे के लिए। मैडम मेरे हिसाब से अभी आप इस क्वेश्चन को कहाँ रखेंगे, मैकेनिकल में कि अंडरस्टैंडिंग में, ये जो क्वेश्चन सामने रखा हुआ है? मुझे अभी मैकेनिकल में लग रहा है क्योंकि इसमें एक धातु लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम वो धातु शब्द हटा देंगे, ये पॉइंट एक क्वेश्चन से ये ही मेंशन ना करें कि ये एग्जैक्टली एक मेटल की बात हो रही है, तो हम इसको अंडरस्टैंडिंग की तरफ ले सकते हैं। जिंक की रिएक्शन HCl के साथ होती है तो पॉप ध्वनि के साथ गैस निकलती है, इसको रिमेम्बर कर सकता है ना मैडम? अ, हाँ, शायद 9th के हिसाब से हम अंडरस्टैंडिंग में रख रहे हैं, लेकिन वही है सर कि हम इसको आप अपना सिलेबस अपने अच्छे से जान रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि वहां पे हर जगह मेंशन है ये बच्चा रट के आंसर कर सकता है, तो यू कैन वेरी वेल प्लेस इट इन मैकेनिकल। अगर ये हर मतलब अगर हर जगह बॉक्सेस में, इफ यू आप अपने 9th की बुक्स में जाओ और आपको लग रहा है कि हर जगह बॉक्स में दिया हुआ है Zn प्लस HCl इज इक्वल टू ये H2 का निकल रहा है, एंड वो ये टेक्स्ट हर जगह अवेलेबल है टू मेमोराइज। तो और टेक्स्ट बुक्स में हर जगह ये रटा रटा दिया गया है, तो आप इसको मैकेनिकल में प्लेस कर सकते हो। तो गो बैक टू योर टेक्स्ट बुक्स, आपके यहाँ MP के केमिस्ट्री के टेक्स्ट बुक्स में ये Zn
प्लस HCl रिएक्शन हर जगह दिया हुआ है, तो यू कैन कीप इट इन मैकेनिकल। लेकिन अगर आप इसको रिप्लेस कर दो किसी और मेटल से, और वो तो फॉर एग्जाम्पल कोई और मेटल का नाम प्लस HCl और हाइड्रोजन गैस के बारे में बात हो रही है, और अगर सारे मेटल्स को प्लस HCl करके रिएक्शन बुक्स में नहीं दिया हुआ है, देन यू कैन प्लेस इट इन अंडरस्टैंडिंग, जहाँ पे बच्चे को शायद सोचना पड़ रहा है कि ये मेटल रिएक्ट कर रहा है, एंड मेटल की प्रॉपर्टी होती है ऐसी। तो अगर उसको ये सोच के आंसर करना पड़ेगा तो अंडरस्टैंडिंग का होगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि Zn के बारे में हर जगह दिया हुआ है, जिंक प्लस HCl, तो आप उसको मैकेनिकल में रख सकते हैं। जी मैडम, इसको मैं अगर जैसे ऐसा बोलता हूँ कि एक तत्व जो है वो HCl से रिएक्ट कर रहा है, और उसके रिएक्ट करने के साथ में एक पाप ध्वनि के साथ एक गैस निकलती है जो हाइड्रोजन गैस है। तो ये तत्व हो सकता है धातु, अधातु, उपधातु, ऐसा करके हम क्वेश्चन दे सकते हैं इसको अंडरस्टैंडिंग लेवल पे। यस यस, ये यही क्वेश्चन है अलग तरीके से। तो एक ही कॉन्सेप्ट पे 2-3 तरह के अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन हो सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है? हेलो? जी मैडम, आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो मेरा पॉइंट बस ये है कि आप जब मैकेनिकल में किसी क्वेश्चन को प्लेस कर रहे हो, अंडरस्टैंडिंग में कर रहे हो, एप्लीकेशन में कर रहे हो, तो यू नीड टू बी वेरी क्लियर कि आपकी टेक्स्ट बुक्स में बच्चे किस तरह से क्या सिलेबस है। तो अगर जैसा कि डिस्कशन हुआ कि Zn प्लस HCl हर जगह अगर सपोज दिया ही है, बच्चा रट के आंसर कर ही लेगा, एंड ऑल द टीचर्स आर ऑन द सेम पेज। अगर मैं MP के सारे टीचर से पूछने चलूं कि Zn प्लस HCl हर जगह दिया है, बच्चा रट के आंसर कर लेगा, तो मोस्टली मैकेनिकल क्वेश्चन होगा ये। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मेटल की प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ते हैं कि इफ मेटल रिएक्ट्स विद दिस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, एंड फिर किसी मेटल का नाम देके बच्चे से पूछा गया है कि कौन सा गैस होगा, और बच्चे को अगर बच्चा सोच के लिख रहा है कि अच्छा ये मेटल रिएक्ट्स विद दिस एसिड एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व, तो शायद अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन होगा। तो यू नीड टू बी वेल वर्स्ड कि आपके यहाँ टेक्स्ट बुक्स में क्या चीज बच्चा पढ़ रहा है, और उस हिसाब से आप उसको मैकेनिकल अंडरस्टैंडिंग में तब भी प्लेस कर सकते हो। मैडम, मैं एक चीज बोलना हाँ जी, चाहूंगा। हाँ जी। ये जो प्रश्न है, ये इस प्रश्न को अब मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। यदि इस प्रश्न में लिखा होता है एक धातु अम्ल से क्रिया कर रही है और ध्वनि के साथ कोई गैस निकाल रही है, तो वो क्वेश्चन आया था आपका अंडरस्टैंडिंग पे, सॉरी मैकेनिकल पे। ये क्वेश्चन, यदि इस क्वेश्चन को हम देते कि जिंक HCl से क्रिया करके पाप ध्वनि के साथ गैस निकाल रही, हाइड्रोजन गैस, कौन सी गैस निकाल रही है, तो ये क्वेश्चन हो जाता एप्लीकेशन बेसिस पे। और जब इस क्वेश्चन को हमने लिया गया है कि जिंक चूंकि एक मेटल है, तो अब ये रिएक्शन, इससे उसमें अंडरस्टैंडिंग आ गई। क्योंकि यदि एक धातु नहीं लिखा होता तो वो एप्लीकेशन लेवल पे पहुंच जाता कि बच्चा उसको अप्लाई कर रहा है, उस कंसेप्ट को अप्लाई कर रहा है कि कि यदि एक मेटल और एसिड रिएक्शन कर रहा है तो क्या बनेगा। तो उस कंसेप्ट को अप्लाई कर रहा है, ऐसे वो एप्लीकेशन लेवल पे चले जाता। और यहाँ पे जिंक एक मेटल है, यह उसको अंडरस्टैंड कर रहा है कि हाँ जिंक एक मेटल है, इसलिए वो HCl से रिएक्शन करेगा। तो क्या करेगा, गैस HCl, तो एक गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और यदि यहाँ पे लिख देता कि मेटल और एसिड रिएक्शन कर रहे हैं, तो फिर वो रिएक्शन शायद मेरे हिसाब से मैकेनिकल पे चले जाता। कुल मिला के मैं निचोड़ निकालने की कोशिश कर रहा था इतनी देर से। हेमंत जी भी थोड़ा निचोड़ निकाले। हेमंत जी, आपका क्या इसमें पॉइंट है? जी मैम, जैसा कि तपन सर ने बताया कि इसको यदि मेटल अकेला कर देते हैं, एक मेटल अम्ल से क्रिया करती है और पॉपअप ध्वनि के साथ निकलती है, तो ये अंडरस्टैंडिंग में चला जाएगा प्रश्न में। अंडरस्टैंडिंग उस बच्चे को सोचने के लिए प्रेरित करेगा कि ये कौन सी गैसेस में प्रोड्यूस हो रही है। तो सोचने पे जहाँ प्रेरित करेगा वहां पर वो अंडरस्टैंडिंग प्रश्न हो जाएगा। मेरे मैडम, मैं ये जानना चाह रहा था कि ये क्वेश्चन हमको जैसे किसी बच्चे को उसकी मेमोरी या उसकी रिकॉल करने पर बेस्ड नहीं है क्या? ये क्वेश्चन जो है उसको, कि उसने कुछ पढ़ा है उसको रिकॉल कर रहा है, इस पर बेस्ड नहीं है जैसा लिखा हुआ है अभी की जो कंडीशन है, जैसा लिखा हुआ है क्वेश्चन, वो उसको मेमोरी को रिकॉल करने के लिए है कि नहीं,
बस मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर वो मेमोरी को रिकॉल कर रहा है तो डेफिनेटली मैकेनिकली होगा मैडम। ये होगा। यही मेरा क्वेश्चन था मयंक जी कि आपके यहाँ 9th की बुक्स में क्या मेंशन्ड है हर जगह की जिंक HCl के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन इवॉल्व करता है। फिलहाल अभी भी मुझे, क्योंकि ये जिंक एक धातु लिखा हुआ है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मैकेनिकल में हो सकता है, क्योंकि 9th में बच्चे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पढ़ते हैं और उसमें रहता है कि मेटल्स रिएक्ट विद एक लाइन ही होती है कि मेटल्स व्हेन रिएक्ट विद HCl हाइड्रोजन इज इवॉल्व। तो ये इसलिए मुझे बस मैकेनिकल में लग रहा था, बट टुवर्ड्स, जैसा तपन सर कह रहे थे कि टुवर्ड्स पुशिंग टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि जिंक एक मेटल का नाम दिया हुआ है। बाकी आप लोग गो बैक टू योर क्लास 9th की टेक्स्ट बुक्स, आप लोग देखिएगा, क्योंकि मैंने आपकी टेक्स्ट बुक्स नहीं देखी, आप लोग देखिएगा कि क्या जिंक प्लस HCl इवॉल्व हाइड्रोजन हर जगह लिखा हुआ है, बच्चे रट के इसका आंसर दे सकते हैं। तो ये मैकेनिकल में, एल्स अंडरस्टैंडिंग में मुझे अभी थोड़ा टुवर्ड्स मोर मैकेनिकल लग रहा है। अगर मेटल नहीं मेंशन होता, किसी सिर्फ मेटल का नाम हो, जिंक, कॉपर, XYZ, तो ये टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग है। दैट इज माय टेक ऑन इट। इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत इस पे डिस्कशन कर चुके हैं। इस पे विल कम बैक टू दिस, मतलब हम इसको छोड़ते नहीं है। मे बी कल भी हम लोग इस वाले चीज पे आएंगे, ताकि यू आर क्लियर इन योर माइंड जब आप ऐसे क्वेश्चंस लेके जाएं तो आप क्या बात करेंगे अपने ट्रेनिंग्स के साथ। तो मेरा टेक मैंने बता दिया है कि मेरा टेक ये है कि अगर किसी मेटल का नाम दे के बात हो रही है तो शायद अंडरस्टैंडिंग का है। अगर सिर्फ और इसमें मेटल मेंशन कर दिया गया है तो ये मैकेनिकल का हो सकता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे ये भी है टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग, इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि बच्चे को समझना है कि मेटल की एक प्रॉपर्टी है एंड दिस इज हाउ दिस हैपेंस, और ये गैस निकल रही है। तो समवेयर बिटवीन मैकेनिकल एंड अंडरस्टैंडिंग, लेकिन ये मैकेनिकल भी हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग भी हो सकता है। तो ऐसे कई क्वेश्चंस आएंगे आपके थ्रू आउट। इसमें जब जनरली ये अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन के बीच में होता है कि एक थिन लाइन होती है, यहाँ पे मैकेनिकल और अंडरस्टैंडिंग के बीच में आ रहा है। we will revisit this question maybe tomorrow as well। हम लोग भी थोड़ा सोचते हैं इस पे। और जैसा कि मैंने कहा कि इसको वापस से हम लोग अगर व्हाट्सएप ग्रुप पे इस चीज को वापस से उठाया जाए तो ध्यान में रहेगा कि इस पे डिस्कशन हमें करना है। तो आज we'll sleep with this question कि क्या क्या है ये एग्जैक्टली